30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजेस डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजेस देंगे। डेली वेजेस के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी। और जो बाकी जमातें हैं उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजेस जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी राइट, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है। नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी जमीन, आप देखिए हजारों कनाल जमीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए हमें, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं दूसरा रोड बनाओ, पैरेलल रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी ज़मीन कौड़ियों के दाम इसको दी जा रही है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज़्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज़ में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया रहता है, तो रोज़ कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये ज़मीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है। जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी ज़मीन सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप्स के लिए आप बहुत ज़मीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी ज़मीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल ज़मीन जा रही है वो, और उस पर भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी ज़मीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोज़र का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्यास जैसे ना हो जाए। तो इसलिए मेरी फिर से गुजारिश है सरकार से और उनकी जो इकाई हैं, उनके साथ जो उनके अलायंस पार्टनर है, और पीसी से और बीजेपी से, इसमें हमारी मदद कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाएं जिनके पास इस वक्त छोटे छोटे घर हैं इसमें गवर्नमेंट लैंड। और उसके बाद बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल, इसमें पब्लिक ड्रिंकिंग को बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आप जानते हैं कई लोग इस पे भी कहते हैं कि इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं किया। आप लोग गवाह हैं, 2019 से पहले चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या हमारी सरकार थी, पीडीपी की सरकार 1947 से लेके आज तक मुफ्ती साहब कुल 3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे, और मैं 2 साल रही हूँ। तो 6 साल में कहते हैं आपने क्यों नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको भी मालूम है इससे पहले 2019 से पहले 2 दुकानें कैंटोनमेंट में होता था और डलगेट में होती थी। अगर आप आज देखेंगे, आज ये बहुत बड़ी वबा है। और दूसरी जो टूरिज्म को लेके बात करते हैं कि ये टूरिज्म के लिए है, तो मैं ना कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कहीं टूरिस्ट सेफ है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो लड़कियां, जो लेडीज, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अकेले ट्रैवल करती हैं, वो कश्मीर में करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि यहाँ अभी हमारे जो समाजी, जो हमारा जो समाज में अभी कुछ हमारे कदगन लगे हैं, अभी हया है, बाप बेटे के सामने शराब नहीं पीता है, अगर अभी पीते भी हैं छुप छुप के पीते। पर जिस तरह इस शराब की दुकानों को यहाँ आम किया गया है पिछले कुछ सालों में, उससे ये एक लत बन चुकी है। अभी आप देखिए शराब के दुकानों के बाहर इतनी लाइनें होती हैं। उसके बाद मैं अभी देख रही थी एक वीडियो, कोई पकड़ के उसको घसीट रहे थे, उसको शराब पी के पता नहीं थी। तो मैं टूरिस्ट के लिए भी कह रही हूँ, खासकर हमारी जो बच्चियां बाहर से आती हैं, उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक शराब कल्चर ओपन नहीं है, हो गया है पर अभी ओपन नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से भी, चलिए हमने नहीं की, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो अगर आप करेंगे बहुत अच्छा होगा, अगर इस पर बैन लग जाए और
اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے، اور یہ جو کمبائن ہوتا ہے دونوں تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے، مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے، ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں، کہاں کہاں بند ہے، کیا ہے، وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ہی ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے، کمیونیکیشن بھیجا ہے، ڈی جی کو بھیجا ہے، چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے، ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے، سپریم کورٹ وکیل ہے خورشید عالم کی طرف سے، کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں، کہاں کہاں ہیں، ان کے نام بتائیے، تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں، خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے، مگر ہمارے پاس لسٹ ہے. دوسرا یہ میری عمر صاحب سے معتبانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان کو، یہ جو پرزنرز ہیں، مگر کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے، ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجئے. بہت بری حالت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں، مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی، میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خواستہ ان کو اور تنگ کریں گے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ